लेसन सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में। और देखिए इसके चैप्टर के नाम में ही है कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे डेवलप हुआ और रशियन रेवोल्यूशन क्या है। ये दो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और इसने ही क्या किया था, रशियन रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया था। अब कैसे किया था हम देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी के आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड में फैले थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ था, फ्रांस से शुरू हुआ था और फ्रांस से लगा हुआ है यूरोप और यूरोप से लगा हुआ था रशिया। रशिया जो है मतलब पहले यूरोप का बहुत बड़ा मतलब रशिया का बहुत बड़ा पार्ट यूरोप में था, यूरेशिया में कहा जाता था रशिया को। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इसका यूएसएसआर जब टूटा तो बहुत बड़ा पार्ट जो रशिया का है वो अब एशिया में है। तो यूरोप से लगा होने की वजह से ये जो विचार हैं धीरे धीरे रशिया की तरफ बढ़े और वहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन। तो चलिए पढ़ते हैं हम कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रशियन रेवोल्यूशन को प्रभावित किया और किस तरह से क्या हुआ कि रशियन रेवोल्यूशन का जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत महत्व है। तो फिर क्या हुआ कि मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप एंड एशिया, एशिया और यूरोप में क्या हुआ, नए नए आइडियाज़ इंडिविजुअल राइट के मतलब डिस्कस होने लगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। और हमारे यहाँ भी राजा राम मोहन राय और दिरोजी और जो पोएट थे वो इससे बहुत प्रभावित हुए। तो इसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इस तरह से धीरे धीरे सब जगह यूरोप में डिस्कशन होने लगा। अब क्या हुआ कि हर तरह के लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। 3 तरह के ग्रुप थे वहाँ पर, एक कंजर्वेटिव थे, एक रेडिकल थे और एक लिबरल थे। तो लिबरल जो थे, अब ये बार बार आपसे क्वेश्चन आता है कि लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल जो ग्रुप हैं, ये देखिए यूरोप की बात हो रही है कि यूरोप में किस किस तरह के ग्रुप थे, ठीक है ना। और यही ग्रुप फिर रशिया में भी थे। तो किस तरह से इन लोगों के ये ग्रुप सोचता था, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो लिबरल जो थे वो चाहते थे कि इंडिविजुअल का जो राइट है उसके लिए गवर्नमेंट क्या हो, सेफ गार्ड दे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, न्याय व्यवस्था होना चाहिए। और हालांकि वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मतलब सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा वो नहीं मानते थे। वो मानते थे कि केवल जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट अपन को अच्छे से ध्यान रखना है कि आखिर लिबरल क्या चाहते थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिबरल को आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये आप कैसे कह सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री की पॉपुलेशन पे हो। और ये लोग वुमेन के जो सफ्रेगेट मूवमेंट थे या वुमेन के वोट डालने के अधिकार को ये लोग सपोर्ट करते थे। और ये प्रिविलेज कर जो लैंड ओनर को मिली थी, ठीक है, उसको जो है वेल्दी फैक्ट्री ओनर को जो प्रिविलेज या विशेष अधिकार जो राजा देता था या सम्राट देता था, उसको ये लोग अपोज करते थे। ठीक है, ये अगेंस्ट तो नहीं थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, परंतु वो ये नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के हाथ में हो। तो ये कौन चाह रहा है, रेडिकल्स चाह रहे हैं। फिर तीसरे लोग थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पुरातन पंथी होते हैं या जो पुराने हिसाब से चलते हैं। तो उन लोग जो थे वो रेडिकल और लिबरल के अपोज में थे। हालांकि उन लोगों ने अपना माइंड बना लिया था कि जो भी चेंजेस आएंगे वो उनको स्वीकार कर लेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है कि लिबरल, और रेडिकल और कंजर्वेटिव्स में क्या डिफरेंस था। तो ये 3 तरह के ग्रुप ऐसा सोचा करते थे यूरोप में भी और रशिया में भी। अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज आ रहे थे, क्योंकि उस समय में क्या होता कि ये जो पॉलिटिकल चेंज आ रहे थे ये एक नए टाइम के साइन थे। उस समय में सोशल और इकोनॉमिक चेंज आ रहे थे, नई नई फैक्ट्रीज जो हो रही थी ओपन हो रही थी, सिटीज़ जो थी डेवलप हो रही थी, रेलवे एक्सपांडेड हो रही थी, वर्कर्स के रूप में वुमेन और चिल्ड्रन भी काम करते थे फैक्ट्रीज़ में। और एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको 10 to 15 आवर काम करना पड़ता था। और जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स या बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के पास हुआ करती थी। तो ये चीज़ वहाँ पर भी थी और वो लोग सब प्रॉपर्टी ओनर थे और वही लोग जो थे वो काम देते थे।
अब क्या हुआ, कुछ नेशनल लिबरल और सोशलिस्ट ये चाहते थे कि किंग का जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाए, और वो चाहते थे कि मतलब इंडिविजुअल राइट मिले, क्योंकि इस तरह से वर्करों का जो शोषण हो रहा है या इस तरह से जो समाज विकसित हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन वाला, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है ना। तो इन लोग क्या होता था, अक्सर जो है वो चाहते थे कि मोनार्की को, मोनार्की मतलब ऑटोक्रेसी भी कहते हैं, एक राजा का शासन। ठीक है, जो राजा का शासन होता है उसको मोनार्की और ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो वो इसको ओवरथ्रो करना चाहते थे। तो इस तरह से वो क्या हुआ, रेवोल्यूशन की बात किया करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोप में एक नई चीज़ आई, सोशलिज्म के बारे में। सोशलिज्म का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जाएगा। सोशलिस्ट जो थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। वो इसको सारी चीज़ों की बुराई का जड़ मानते थे, ये इस चीज़ को, किसको, सोसाइटी, मतलब जो प्रॉपर्टी है कि वो एक लोगों के हाथ में है या एक व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि वो क्या करता था, बाकी लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन करता था। तो वो ये चाहते थे कि जो भी गेन हो प्रॉपर्टी से या फैक्ट्री से, वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो यही चाहते थे कि एक सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल सोसाइटी। तो इस तरह से वो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट की बात करते थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसे कोऑपरेटिव बनाए जिससे क्या हो कि जो भी लाभ हो वो सब लोगों के बीच में बराबर बराबर बटे। इस तरह की चीज़ उसके अंदर थी। तो इस तरह से कुछ लोग सामने आए, जैसे रॉबर्ट ओवन आए यूएसए में, नैनिया करके जो है एक कोऑपरेटिव बनाया। लुइस ब्लैंक आए फ्रांस में, उन्होंने क्या किया, जर्मनी में इस तरह की चीज़ बनाई, इस तरह की कोऑपरेटिव कमेटी बनाई। तो और कार्ल मार्क्स आए, इन्होंने एक दास कैपिटल करके बुक लिखी, और इन्होंने कहा कि जब तक वर्कर खुद आगे नहीं आएंगे तब तक जो है कैपिटलिस्ट जो है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने वर्कर को भी जो है आगे बढ़ाया, कि इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने, और इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी वर्कर और वर्किंग कंडीशंस के बारे में। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सपोर्ट मिला सोशलिज्म को, और सोशलिज्म के आइडियाज़ को जब सब जगह सपोर्ट मिलने लगा तो एक इनकी इंटरनेशनल बॉडी बन गई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो इंग्लैंड और जर्मनी थे, देखिए अभी यूरोप में ही घूम रहे हैं हम, अभी रशिया में नहीं गए। तो इंग्लैंड और जर्मनी जो थे उन्होंने वहाँ पर वर्कर्स ने क्या किया, एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिए। उन लोगों ने वर्किंग कंडीशन के लिए लड़ाई करना शुरू कर दी। उन्होंने फंड स्थापित किया, मतलब पैसा, मेंबरशिप देना शुरू किया जिससे पैसे आने लगे। और इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने वर्किंग आवर को रिड्यूस करने की बात कही, उन्होंने राइट टू वोट की बात कही। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जर्मनी था, जर्मनी में वहाँ पर एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई। ठीक है, और कुछ पार्लियामेंट्री सीट भी मिल गई। उसी प्रकार ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन गई, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बन गई। तो सब जगह पार्टियां तो बन रही थी, लेकिन किसी को भी गवर्नमेंट बनाने में सफलता नहीं मिल रही थी। ध्यान रखिएगा, यूरोप में लोग सोच रहे थे, सोशलिज्म की बात फैल रही थी, वर्कर लोग यूनाइटेड हो रहे थे, लेकिन किसी को भी गवर्नमेंट बनाने का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो धीरे से फिर क्या हुआ, ये बात कहाँ पहुँची, रशिया पहुँची। अब रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ इस चीज़ को लेकर के, उसको रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन को दो चीज़ों से जाना जाता है, एक तो अक्टूबर रेवोल्यूशन और एक फरवरी रेवोल्यूशन। दो तरह के यहाँ रेवोल्यूशन हुए। तो हमें इन दोनों रेवोल्यूशन को मिला करके रशियन रेवोल्यूशन मानना चाहिए। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था, तो आपको दोनों इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये जो यूरोपियन स्टेट था, मतलब उस समय में रशिया भी यूरोप का पार्ट था, तो वो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज था। मतलब वहाँ क्या था कि जो पीजेंट वाला ग्रुप था वो ज़्यादा था। वहाँ जार निकोलस सेकंड वहाँ के जो थे वो सम्राट थे। जार का मतलब किंग होता है। तो वहाँ इनका शासन चलता था। अब क्या हुआ कि वहाँ पर इतने इतने राज्य थे, ये सब नाम में आप लिखिएगा। वहाँ पर जो रिलीजन थे, मेन रिलीजन कौन सा था वो आप लिखिएगा, कौन सा था, तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। ठीक है, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, और कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। तो इन सभी धर्मों का मतलब ये सभी धर्म वहाँ पर थे। लेकिन वहाँ पर 85% लोग जो थे वो पीजेंट थे, और केवल 50, और यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि ये लोग बड़े यूनाइटेड थे। आगे हम उनके बारे में देखेंगे। जो
पीजेंट थे वो यूनाइटेड नहीं थे, सॉरी हाँ गलत हो गया था, पीजेंट जो थे वहाँ पर यूनाइटेड नहीं थे। तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे रशिया के वो पेट्रोग्रेड और मॉस्को थे। क्राफ्टमैन जो थे वहाँ पर मतलब अलग अलग तरह के वर्कर काम करते थे, कुछ आयरन फैक्ट्री में, कुछ और दूसरी फैक्ट्री में। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात थी कि जो वर्कर्स थे उनके बीच में बड़ी यूनिटी थी। यदि एक भी वर्कर को कुछ प्रॉब्लम होता था तो सारे के सारे लोग जो थे वो यूनाइटेडली काम करके, एक साथ काम करके क्या करते थे, स्ट्राइक कर देते थे। अक्सर वहाँ पर क्या होता था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर थे। गवर्नमेंट जो होती थी लार्ज फैक्ट्रीज़ को सुपरवाइज करती थी कि मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर रहें, लेकिन फिर भी क्या होता था कि रूल्स जो टूटते थे, और इसीलिए अक्सर वहाँ पर क्या होता था 15 आवर वर्किंग आवर हुआ करता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि डिवीज़न के बावजूद कि वर्कर्स अलग अलग जगह काम करते थे उनके बीच में यूनिटी थी। और ये कब की स्थिति बात हो रही है, 1896-97, और अक्सर वहाँ स्ट्राइक हुआ करती थी। लेकिन जो पीजेंट की बात थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ 85% पीजेंट थे, लेकिन वो लोग उतने अच्छे से यूनाइटेड नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि ये फ्रांस के जैसे अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में देखा था कि थर्ड स्टेट के जो फार्मर्स थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों के लिए काम करते थे, लेकिन यहाँ के जो फार्मर थे वो बहुत खतरनाक थे। वो अपने लैंड ओनर का मर्डर तक कर देते थे, कई बार तो वो रेंट देने से भी मना कर देते थे। इस तरह की घटनाएं 1905 के आसपास ज़्यादा बढ़ गई थी। अब क्या हुआ कि जो सोशल डेमोक्रेट वहाँ पर क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे लेनिन। तो लेनिन जो थे उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो किसान हैं, जो पीजेंट हैं, एक तो वो यूनाइटेड नहीं है, दूसरा क्या है कुछ किसान बड़े रिच हैं तो कुछ बड़े पुअर हैं, परंतु उन्होंने देखा कि वहाँ वर्कर्स लोग बहुत यूनाइटेड हैं। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, रशियन रेवोल्यूशनरी पार्टी, याद रखिएगा नाम। और रशियन रेवोल्यूशनरी पार्टी को उन्होंने दो पार्ट किए, एक बोल्शेविक और मेंशेविक। तो धीरे से मेंशेविक में उन्होंने क्या किया, सबको अलाउ किया कि सब आ सकते हैं। बोल्शेविक में उन्होंने कुछ कैपिटल जो अच्छे मतलब पीजेंट्स थे या जो अच्छे लोग थे उनको ज्वाइन करवाया। बाद में फिर क्या हुआ था कि मेंशेविक का जो अस्तित्व था लोकल गवर्नमेंट में वोटिंग की वजह से ख़त्म हो गया था, लेकिन बोल्शेविक का अस्तित्व लास्ट तक बना रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पर अब रशिया में, ठीक है, अब कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे। तो रशिया ऑटोक्रेसी था, जो यहाँ का जार था वो, ऑटोक्रेसी का मतलब वही एक व्यक्ति का शासन, ठीक है, इसको मोनार्की भी कहते हैं। तो जो जार था वो किसी के अंडर में भी काम करना नहीं चाहता था, परंतु जो सोशल डेमोक्रेट्स थे या सोशल रेवोल्यूशनरी थे वो चाहते थे कि भाई क्या हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि जो रशियन वर्कर के 4 मेंबर थे जो पेट्रोल आयरन वर्क में काम करते थे उनको निकाल दिया गया। तो उनका सपोर्ट करने के लिए 1,10,000 वर्कर जो है वो स्ट्राइक करने के लिए आ गए। और जब ये वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग में डिमांड कर रहे थे वर्किंग आवर्स को कम करने का, तो ये क्या हुआ कि प्रोसेसन लेकर के विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे। विंटर पैलेस में कौन रहते थे, जार रहते थे, ठीक है ना, राजा रहते थे, सम्राट रहते थे। तो उन जार निकोलस, तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर दे दिया कैवलरी को कि फायर करो। तो फायरिंग जब हुई तो 100 वर्कर्स किल हो गए, 300 वुंडेड हो गए, और इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना जो है 1905 की जो ये घटना है, इसको जो है 1905 का रेवोल्यूशन कहा जाता है। ब्लडी संडे भी इसको कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व अब आपको समझ में आएगा। तो इससे क्या हुआ कि जार जो है वो घबरा गया, और फिर क्या हुआ, वो तैयार हो गया। उसने क्या किया कि ड्यूमा की स्थापना की। ड्यूमा का मतलब होता है कि भाई पार्लियामेंट बनाऊंगा मैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जितने फॉर अ ब्रीफ while during the revolution there existed a large number of trade union and factory committee made up by workers। और परंतु वहाँ पर बहुत सारी कमेटी थी, और उसने कहा कि ठीक है मैं ड्यूमा बना दूंगा, उसने ड्यूमा बना दिया। फिर परंतु उसने क्या किया कि बहुत सारे जो यूनियंस थे और उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। उसने क्या किया, जो ड्यूमा उसने बनाया था उसको 75 डेज में डिसमिस कर दिया और दूसरी ड्यूमा बना दिया, ताकि जब तक ड्यूमा समझे या जब तक वो कोई काम करने लायक बने। तो इस तरह से उसने क्या किया है, लगातार 1 2 3 ड्यूमा उसने जो है कैंसिल कर दिया। और जो ड्यूमा वो बनाया वो कंजर्वेटिव लोगों की बनाया, ताकि लोग ज़्यादा उसका अपोज ना करें। अब क्या हुआ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी
वो सब रशिया में इलीगल थी 1914 तक के। तो देखिए 1905 से लेकर के हम कहाँ आ गए, 1914 तक के। ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में जो बनी थी, ठीक है, मार्क्स के आइडियाज़ पर जो चलती थी, ठीक है, उसको भी इलीगल इनने घोषित करके रखा था, अनाउंस करके रखा था। अब क्या हुआ कि 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ। और वर्ल्ड वार में आप जानते हैं कि जो जो बीच में दिख रहे हैं ये सेंट्रल पावर कहलाते हैं। तो कौन थे सेंट्रल पावर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये सेंट्रल पावर कहलाते हैं। अब जिन लोगों ने भी इनका साथ दिया, अब आप देख लीजिएगा मैप की स्टडी करके, नीचे उसमें दिखा हुआ किसने किसका साथ दिया, कौन से कलर में। और जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये अलाइड पावर कहलाते थे। जैसे ग्रीन कलर का आपको यूनाइटेड किंगडम यूके दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है, ठीक है, रशिया दिख रहा है, सर्बिया दिख रहा है ना, ये सब जो है अलाइड पावर कहलाते थे। तो ये लोगों ने क्या किया कि मतलब हालांकि जीत तो इन लोगों की हुई थी, अलाइड पावर की हुई थी, ठीक है, सेंट्रल पावर हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि रशिया को जो है दो फ्रंट में इसकी लड़ाई चल रही थी रशिया की। तो उस समय में क्या हुआ कि सेंट्रल पावर कौन था ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक, अलाइड पावर कौन से थे ये आपको पूछा जाएगा। किसकी जीत हुई बताइए, किसकी जीत हुई, आपको अभी बताया मैंने, तो ये जीत हुई अलाइड पावर की। फिर लेकिन क्या हुआ कि जो रशिया था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 7 मिलियन जो वहाँ के लोग थे वो मारे गए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 7 मिलियन लोग वहाँ के मारे गए। और एक वहाँ पर एक उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी कि ये लोग जब पीछे हटते थे तो ये गांव में आग लगा देते थे, खेतों में आग लगा देते थे, ताकि जो सेना उनको हराने आ रही है, ठीक है ना, वो क्या हो, भूखी मर जाए, ठीक, हंगर से परेशान हो जाए। इसी कारण जो है हिटलर जो है जब रशिया में उसने आक्रमण किया था तो वो बहुत पछताया था। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से, क्रॉप जलाने की वजह से अचानक से वहाँ भुखमरी की स्थिति आ गई। वहाँ पर 3 मिलियन रेफ्यूजी भी बाहर से आ गए रशिया में। अब क्या हुआ, रेलवे लाइन भी ब्रोक हो गई, जो अच्छे अच्छे लोग थे उनको सब सेना में डाल दिया, तो इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है ना। और अक्सर वहाँ पर ब्रेड शॉप्स के सामने रॉयट्स होने लगे, दंगे होने लगे। तो विंटर 1916 तक की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए अब हम बढ़ रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अब फरवरी 22 1917 को क्या हुआ, एक नदी थी, इस नदी का नाम आप बताइएगा कौन सी नदी थी, ठीक है, एन से नाम है इसका। तो इसके एक तरफ जो था अच्छे लोग रहते थे, एक तरफ पूरे वर्कर्स लोग रहते थे। तो क्या हुआ, जो वर्कर्स लोग थे उनकी महिलाएं ज़्यादा थी, तो वो सब क्या हुआ इस तरफ आ गई नदी के, और बहुत जम से प्रोटेस्ट होने लगा। फिर क्या हुआ, इधर विंटर पैलेस भी था, तो जो किंग ने ऑर्डर दिया, तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी दिनों के लिए, लेकिन 22 फरवरी का बड़ा महत्व है। इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार वुमेन ने क्या किया था, इस तरह का कोई बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर किया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 25 फरवरी को एक बार ऐसे ही कुछ हुआ कि गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस ने जो है इस बात के अगेंस्ट में उन्होंने मतलब जार का विरोध किया कि अरे तुमने ड्यूमा को भी फिर से सस्पेंड कर दिया। देखिए तीसरी बार कर दिया उन्होंने। अब क्या हुआ 27 को, जब पुलिस हेडक्वार्टर्स में मतलब अचानक से भीड़ मच गई, और क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, बहुत जन से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जार ने जैसे ही कैवेलरी को ऑर्डर दिया तो कैवेलरी ने गोली चलाने से मना कर दिया, और कैवेलरी जो थी वो जनता के साथ हो गई, क्योंकि उनका कई जगह एक ऑफिसर भी मार दिए थे लोगों ने, और उन्होंने क्या किया, जनता का साथ दिया। और फिर जार जो है वहाँ पर ठंडा पड़ गया एकदम, जार की स्थिति खराब हो गई, ठीक है ना। और इसलिए जो ये फरवरी रेवोल्यूशन है 1917 का, इसका रशियन रेवोल्यूशन में बहुत महत्व है, क्योंकि जैसे ही जार और मतलब जब सैनिक और वर्कर मिल गए तो उन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि पेट्रोग्रेड सोवियत किसने स्थापित, ये क्वेश्चन आता है कि फरवरी रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर लिखते आना चाहिए। अब जब जार की स्थिति खराब हो गई तो जार को एब्डिकेट करना पड़ा, अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, ठीक है, और वहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, अस्थायी सरकार बन गई। और ये सरकार जो थी वो पेट्रोग्रेड सोवियत लोगों ने बनाई थी। तो अब आप बताइए पेट्रोग्रेड सोवियत में कौन कौन थे। इन लोगों ने क्या किया, जितने भी रिस्ट्रिक्शन जार ने लगाए थे वो सब हटा दिए। जार मतलब सम्राट, याद रखिएगा।
ठीक, अलग अलग जगह इलेक्शन टाइप के होने लगे। अब क्या हुआ, अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक ग्रुप था, याद है आपको, एक बोल्शेविक ग्रुप बनाए थे लेनिन ने, जो तो ये क्या था, कंट्री साइड में बड़े इफेक्टिव थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये रशिया आ गए एग्जाइल से, एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला, क्योंकि इनको जार ने भगा दिया था, ठीक है। तो ये आए और इन्होंने क्या किया, अप्रैल थीसिस की मांग रखी प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने। उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोग्रेड सोवियत के सामने कि ये 3 चीज़ें हमको दी जाएं। एक तो जितने बैंक हैं उनको नेशनलाइज किया जाए, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, ठीक है। दूसरा क्या है, जो वार आर चला उसको कम किया जाए, बंद किया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि जितने भी कैपिटलिस्ट के पास लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उनको पीजेंट को दे दिया जाए। तो ये अप्रैल थीसिस कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आता है अप्रैल थीसिस के क्या है, उसमें कौन सी 3 डिमांड थी, ये कहाँ से कौन क्यों ये डिमांड कर रहा था। तो ये वो ग्रुप था जो पीजेंट वाला ग्रुप था, क्योंकि पार्टी किसकी स्थापित हुई थी बताइए आप, वर्कर की पार्टी स्थापित हुई थी, ठीक है ना। तो रशियन रेवोल्यूशन ने वो सपना साकार कर दिया जो यूरोप में देखा जा रहा था, ठीक है। और ये जो थे लेनिन, अभी तक तो क्या वर्कर लोग इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन लेनिन जब आए तो उन्होंने इस तरह की बात की कि भाई जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास जितनी ज़मीनें हैं वो सब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी मतलब उन्होंने बात की कि जो भी मतलब प्रॉफिट हो रहा है वो वर्कर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस तरह से देखिए वहाँ पर एक नई तरह की सरकार, मतलब केवल सरकार नहीं बनी, एक नई तरह की सक्सेस मिली, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि इनकी अप्रैल थीसिस की जो बात थी, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि भाई क्या हुआ कि धीरे धीरे बोल्शेविक लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको ऊपर भी बैन लगाना शुरू कर दिया, बोल्शेविक ग्रुप के ऊपर भी। उनके सारे लीडर्स को इधर उधर भागना पड़ा, ठीक है ना। कई जो लीडर्स हैं उनको भागना पड़ा, छिपना पड़ा, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि कंट्री साइड में क्या हुआ, ये लोग स्ट्रांग तो थे ही, तो इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। तो अब धीरे धीरे जब ये रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, सितंबर में पहुंच गए, तो फिर क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने फिर से परसुएट किया पेट्रोग्रेड सोवियत को कि देख लो हमारी बात मान लो, क्योंकि सारे किसान हमारे साथ हैं। तो आखिर फिर उन लोगों को झुकना पड़ा और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो एक लियोन टटस्की हैं उनके अंडर में एक कमेटी बना करके लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। तो इस तरह से देखिए कहीं ना कहीं उनकी बात क्या हुई, मान ली गई। अब आगे क्या हुआ, ये पूरी इंसिडेंट की चार्ट है, आप इसको याद रखिएगा, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब क्या हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अपराइजिंग हुई 24 अक्टूबर को, ठीक है। ये इसमें भी दिया हुआ है, देखिए आप 1917 में 24 अक्टूबर और 2 मार्च को एब्डिकेशन ऑफ जार हुआ था, 24 अक्टूबर को बोल्शेविक की अपराइजिंग हुई थी। अब क्या हुआ कि जो बोल्शेविक और जो वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनके बीच में लड़ाई एक तरह की स्थिति होगी, क्योंकि बोल्शेविक के बढ़ते प्रभाव को देख करके क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो इनके जितने भी जगह थे उनको कब्जे में लेना चाहती, तो मगर उल्टा हुआ, बोल्शेविक ने पूरे जगह कब्जा करना शुरू कर दिया, लड़ाई एक तरह की होने लगी। और इस तरह की अपराइजिंग हुई कि बहुत ज़्यादा हैवी फाइटिंग होने लगी मॉस्को में, और बोल्शेविक ने क्या किया, पूरे मॉस्को में और पूरे पेट्रोग्रेड पे अपना अधिकार कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने जो जो उनकी डिमांड थी वो सब मनवाने लगे। जैसे उन्होंने कहा कि नेशनलाइज कर दिया जाए, बैंक को नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने सोशल प्रॉपर्टी को इलीगल प्राइवेट प्रॉपर्टी को इलीगल घोषित कर दिया। सब जगह सोशल पार्टी हो गई। और उन लोगों ने क्या किया कि फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़े बड़े हाउस तक को पार्टीशन करवा दिए कि बड़े बड़े हाउस जो हैं उनको भी पार्टीशन किए जाएँ। जो एरिस्टोक्रेसी की टाइटल देता था राजा कि अरे तुम यहाँ के वो हो, वहाँ के सामंत हो, तुम वहाँ का कर वसूलोगे, इस तरह की जो स्थिति थी वो उन्होंने बंद करवा दी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इस तरह से पूरा जो मतलब अधिकार था वो किसके अंडर में आ गया, वो इन लोगों के अंडर में आ गया। उन लोगों ने सैनिकों की भी ड्रेस बनवा दी। तो इस तरह से क्या हुआ, बोल्शेविक लोगों ने पूरा पूरा जो है अधिकार कर लिया। कई नॉन बोल्शेविक लोग, कई सोशलिस्ट लिबरल लोग जो थे, ऑटोक्रेसी के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि बोल्शेविक की इस तरह की जो घटना थी इसकी बहुत ज़्यादा जो है कंडेम्ड किया। कंडेम्ड करना मतलब उनको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो इस तरह से सोशलिस्ट सोसाइटी बनी, सारे बैंक और जो ये सब चीज़ें कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ लोग बढ़े, ठीक है। अब क्या हुआ, लेनिन के बाद स्टालिन आए,
उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग में कुछ सुधार किए क्योंकि उस समय में होर्डिंग वोर्डिंग होने लगी थी, लेकिन जो स्टालिन की कलेक्टिव फार्मिंग थी वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं कि कुलखोज क्या है, कुलक क्या है, तो ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। कुलक जो थे वो लोग किसान थे जिनको बहुत ज़्यादा ज़मीनें मिल गई थी, उन मतलब वो कुलक कहलाते थे। उनके बड़े बड़े जो फार्म थे वो कुलखोज कहलाते थे। तो इन फार्म को इन लोगों ने फिर से क्या किया कि नहीं यार, बोले सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, अब क्या किया जाए, एक फार्म में कई लोगों को जो है कलेक्टिव फार्मिंग करवाई जाए, और जो प्रॉफिट है वो मतलब जो भी वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो गवर्नमेंट को एक निश्चित रेट पे ये लोग बेचें। तो ये सब चीज़ें कुछ पसंद भी नहीं आई, कुछ पसंद आई, कुछ रिफॉर्म के बाद फिर इनको फिर से स्वीकार किया गया। लेकिन आप देखिए कि रशियन रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं क्या हुआ, किसानों को जो है बहुत फ़ायदा हुआ, और जो सोशलिज्म का आइडिया था जिसको कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं, वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। लोगों के मन में ये धारणा आ गई, हालांकि कई जगह इस बात को गलत भी साबित माना गया, लेकिन बहुत सारी जगह सोशलिस्ट का जो आइडिया था, सोशलिज्म का आइडिया था, वो पूरी जगह स्प्रेड हुआ, और इस तरह से जो है रशियन रेवोल्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट कर गया। तो आई होप कि आपको रशियन रेवोल्यूशन पसंद आया होगा। मैं आपका टीचर अशोक मिश्रा, DMS NCERT, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी क्लास अटेंड की।